गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में और सिस्टम होते हैं और मल्टी प्रो कर लिया। मल्टी हैं वो हैं आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो उनका डेवलपमेंट हुआ था जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका इंटरेक्टिव यूज करने के लिए, यानी यूजर कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ में इंटरेक्टिवली यूज करना चाहता है तो हम यूज करते थे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी time sharing systems were developed to provide interactive use of computer system at a reasonable cost. Our time sharing operating system uses CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of time shared computer. यानी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टाइम कंप्यूटर है, हमारा सीपीयू है, उसको हम इस तरह से शेड्यूल कर रहे हैं उसके टाइम को कि हर यूजर, जितने भी यूजर्स उस पर काम कर रहे हैं, उन सभी को उसका एक टाइम का पोर्शन सभी को मिले और सभी उस कंप्यूटर को शेयर कर सकें। Each user has at least one separate program in memory. A program that is loaded into memory and is executing, commonly referred to as process. When a process executes, it typically executes input-output. The operating system switches the CPU to the program of the user rather than let the CPU sit idle. ये वाली बात हम कर चुके थे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर। यानी कि जब कोई कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो उस समय जब वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस। यानी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है और एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो प्रोसेस किसी इनपुट या आउटपुट के लिए रुकती है, तो इन उस समय जो हमारा सीपीयू है वो वेट करने की बजाय कि वो अपना इनपुट या आउटपुट कंप्लीट कर ले तब तक वो वेट करने की बजाय वो सीपीयू क्या करता है, दूसरी प्रोसेस को लेके जो कि मेमोरी में अवेलेबल है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम मेमोरी में अवेलेबल होते हैं, तो दूसरी जो प्रोसेसेस मेमोरी में अवेलेबल हैं उनमें से किसी दूसरी प्रोसेस को सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देता है। जैसे ही पहली वाली प्रोसेस जो इनपुट आउटपुट कर रही थी, जो उसके लिए वेट कर रही थी, वो अपना काम कंप्लीट कर लेती है, इनपुट आउटपुट उसे मिल जाता है, वैसे ही प्रोसेसर क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, वापस से पहली वाली प्रोसेस को लेता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करा देता है। तो इसके अंदर प्रोसेसर क्या कर रहा है, आइडल सिचुएशन में नहीं रह रहा, यानी कि सिर्फ वेट नहीं कर रहा बैठ के, बल्कि क्या कर रहा है, अपना टाइम को यूटिलाइज कर रहा है और दूसरी किसी प्रोसेस को लेके एग्जीक्यूट करा रहा है। As the system switches rapidly from one user to next, each user has given the impression that she has her being shared among many users. टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेसेस मेमोरी के अंदर हैं, उन सभी प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक पोर्शन ऑफ द टाइम, इक्वल टाइम जो है वो हर प्रोसेस को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। तो जितने भी यूजर्स की प्रोसेसेस हैं मेमोरी के अंदर, उन सबको इक्वल इक्वल टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है और हर यूजर को वो इक्वल टाइम मिलता है अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उनके बीच में स्विच करता रहता है रैपिडली, जल्दी जल्दी। जैसे सभी प्रोसेस को, हमारे पास में 5 प्रोसेसेस हैं सपोज करें, और हर प्रोसेस को हमने 10 मिली सेकेंड का टाइम दे दिया, तो 10 मिली सेकेंड तक पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर 10 मिली सेकेंड दूसरी प्रोसेस होगी, फिर 10 मिली सेकेंड थर्ड प्रोसेस होगी, और इनके बीच में हमारा सिस्टम जो स्विच करता रहेगा। हर यूजर को क्या इंप्रेशन आएगा, हर यूजर को ऐसा लगेगा जैसे उसी की प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, जबकि इंटरनली उनके बीच में स्विचिंग हो रही है। और ये इतना कम टाइम होता है, टाइम मिली सेकेंड्स में होता है, तो इतना कम टाइम होता है कि यूजर को ऐसा लगता ही नहीं कि उनके बीच में इंटरनली स्विचिंग हो रही है, उसे लगता है उसी की प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है सिर्फ। तो इस तरह से जो हमारा रिसोर्सेज हैं उनको ये शेयर करता है और हमारे मल्टीपल यूजर्स के बीच में, और यूजर को इंप्रेशन जाता है कि सिर्फ उसी का काम यहाँ पर हो रहा है। टाइम शेयरिंग एनेबल मेनी पीपल लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल टू यूज द पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम। कर रहा है कि बहुत सारे पीपल्स क्या करें, अपने अपने टर्मिनल्स पर बैठ के काम करें और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को सेम टाइम पर यूज करें। जैसे कि कोई सर्वर है और उसे मल्टीपल यूजर्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सेम टाइम पर, और उनको लग रहा है जैसे सर्वर उनको ही सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जबकि क्या हो रहा है, सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। द प्रोसेसर्स टाइम इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली।
इन टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। मल्टीपल यूजर्स के बीच में वो प्रोसेसर क्या कर रहा है, शेयर करा रहा है अपना टाइम। और द इक्वल टाइम क्वांटम और स्लाइस इज डिवाइडेड टू ईच प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, इक्वल टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस जो है हर प्रोसेस को प्रोवाइड की जाती है। द प्रोसेस इज रन फॉर अ गिवन टाइम क्वांटम एंड टर्मिनेट इफ इट इज नॉट टर्मिनेट विद। प्रोसेस जो है जितना टाइम क्वांटम उसे दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी बताया था 10 मिली सेकेंड का टाइम हर प्रोसेस को दिया गया है, सपोज करें, तो 10 मिली सेकेंड तक हर प्रोसेस, पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर इतने टाइम में कंप्लीट नहीं होती है तो आके वो लास्ट में क्यू में आके लग जाएगी, जितनी प्रोसेस है मेमोरी में उनमें सबसे पीछे आके लग जाएगी, और नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी उसको चांस मिलेगा, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, अदरवाइज वो पहले वाले प्रोसेस के पीछे आके लग जाएगी। तो इस तरह से मूव करके प्रोसेस एक के पीछे एक लग जाती है। जैसे कि देखिए डायग्राम में शो रखा है, P1 प्रोसेस है, सबसे पहले इसे सीपीयू मिला, एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद ये आगे बढ़ी, टर्मिनेट नहीं हो पाई है, टर्मिनेट नहीं हुई है, तो ये क्या करेगी, पीछे आके, लास्ट प्रोसेस P3 थी, इसके पीछे आके लग गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी P2, उस प्रोसेस का नंबर आएगा, वो एग्जीक्यूट होगी, वो एग्जीक्यूट होके वो आके इसके पीछे लग जाएगी। फिर P3 प्रोसेस आएगी, वो पीछे आके इसके लग जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस मूव करती जाएंगी और एक के पीछे एक लगती जाएंगी। फिर आते हैं आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं ये स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम्स वहां यूज होते हैं जहां पर रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट होता है। रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर ऐसी कंडीशन होती है कि विद इन टाइम, जितना टाइम है उतने टाइम के अंदर वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उतने टाइम में वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो किसी भी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यानी नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल डेली रूटीन में इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम में नहीं आते। इस तरह के सिस्टम्स कहाँ काम में आते हैं, जहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेडिकल सिचुएशंस होती हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, वहां पर हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम में आते हैं। जहां पर अगर टाइम में डिले हुआ तो किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए, they are used where there is a rigid time requirements on the operation of processor or the flow of data। यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेशंस है वो डिले नहीं हो सकते, ना ही डेटा का फ्लो जो है वो डिले हो सकता है। जो भी है वर्क फास्ट स्पीड से होना चाहिए। सिस्टम ये कहाँ यूज होते हैं, सिस्टम दैट कंट्रोल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम आर रियल टाइम सिस्टम्स। इन जगहों पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स में और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में रियल टाइम सिस्टम्स यूज होते हैं। these where delay in action may result into the serious action। जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ यूज हो रहे हैं इस तरह के सिस्टम्स, जहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही हैं जहाँ की एक्शन में अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई ना कोई सीरियस एक्शन होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम। दो तरह के रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले आते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स जो होते हैं ये वो सिस्टम्स होते हैं जो कि ये गारंटी देते हैं कि सिस्टम जो है क्रिटिकल जो टास्क है, जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं वो टास्क विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगी। इन सिस्टम्स का गोल ये होता है कि किसी भी तरह का डिले सिस्टम में नहीं होगा। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटीज that critical task must be that all take the operating system to finish the request made of it। यानी कि देखिए डिले कहाँ होता है, डिले होता है डेटा के मिलने में। अगर कोई सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है किसी टास्क को तो हमारे पास में डेटा के आने में डिले हो सकता है। तो उस चीज को वो कैसे रोकते हैं, कैसे बाउंड करते हैं, जितना भी डिले उसके लिए डेटा उनके पास पहले से स्टोर्ड होता है, जो जिसकी वजह से क्या है, जब भी जैसी रिक्वायरमेंट होती है डेटा तुरंत अवेलेबल करा दिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी तरह के डिले को रोक सकते हैं और डेटा को तुरंत प्रोवाइड करा के टास्क को विद इन टाइम कंप्लीट कराते हैं। तो इस तरह के सिस्टम हार्ड रियल टाइम सिस्टम कहलाते हैं, जिनमें किसी भी तरह का डिले इसमें अलाउड नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं ये सिस्टम लेस रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम्स कहलाते हैं। लेस रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम्स का मतलब है कि इनके अंदर बहुत माइनर टाइप का डिले अलाउड होता है। यानी इनमें प्रायोरिटी जो है उनके ऊपर प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग काम टाइम सिस्टम इज अ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इनमें टास्क गेट प्रायोरिटी ओवर अदर टास्क।
एंड रिटेन दैट प्रायोरिटी अंटिल कंप्लीट। इसमें जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उनको पहले रन कराया जाता है और उनकी प्रायोरिटी रहती है जब तक कि वो टास्क कंप्लीट न हो जाए। ड्यू टू देयर लैक ऑफ डेडलाइन सपोर्ट दे आर रिस्की टू यूज फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड रोबोटिक्स, बट देयर आर सेवरल एरियाज इन विच दे आर यूजफुल। इनको क्योंकि इनके अंदर देखिए हार्ड रियल टाइम सिस्टम की तरह से ऐसा नहीं है कि विद इन टाइम ही कंप्लीट हो जाएगा, इसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो ये उन एरियाज के अंदर रिस्की हो सकते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स है या रोबोटिक्स है, जहां ऐसा है कि विद इन टाइम ही काम होना चाहिए, तो वहां पर इनको यूज नहीं किया जाता। इनको कहाँ यूज किया जाता है? मल्टीमीडिया सिचुएशन, मल्टीमीडिया वाले प्रोसेसेस में यूज किया जाता है, अंडर सी एक्सप्लोजन पे यूज किया जाता है, और कुछ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जिनमें कि थोड़ा डिले अलाउड हो सकता है वहां पर इनको यूज किया जा सकता है। तो ये थे हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे वो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है इसमें ये हमारे तब यूज होते हैं जब हम अपने से कर रहे हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स का मतलब है इसमें कि हमारे पास में मल्टीपल सीपीयूज है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, रिसोर्सेस हमारे पास मल्टीपल है। तो ये तब यूज किए जाते हैं जब वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, सिंगल सिस्टम सफिशिएंट नहीं है उस वर्कलोड को मैनेज करने के लिए। तो हम लोड शेयरिंग के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, वर्क को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज करते हैं, और उनके ऊपर वर्क करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट आपने बनाई है और हम वेबसाइट के ऊपर हमने एक सर्वर लगाया और सर्वर हमारे पूरे डेटा को मैनेज कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद में आपकी साइट पॉपुलर हो गई और उस साइट के ऊपर और बहुत सारा लोड आने लगा, बहुत सारे लोग उसको यूज करने लगे, तो आपको क्या लगा कि सर्वर बहुत ज्यादा बिजी होता जा रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड करने में टाइम लग रहा है, लोड बढ़ रहा है, तो आप सर्विसेज को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या लगा कि हमें और सर्वर ऐड करना चाहिए इसके अंदर। तो हमने मल्टीपल सीपीयू लगा दिए, मल्टीपल रिसोर्सेज लगा दिए और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो हम इसे पैरेलली भी कनेक्ट कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड साइट्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड साइट्स पे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड साइट्स पे कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, वो हम पहले पढ़ते हैं। In a distributed operating system, we have various systems, and all these systems have their own CPU, main memory, secondary memory, and resources. यानी सब कुछ इसमें सेपरेट है, इसलिए हम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को लूजली कपल्ड सिस्टम्स भी बोलते हैं। These systems are connected to each other using shared communication network. ये systems कैसे, जो CPU है, मेमोरी है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये सब कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। Here each system can perform its task individually, so remote access is possible to these distributed systems. इन सभी सिस्टम्स के अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो सभी अपना इंडिविजुअली टास्क को परफॉर्म करेंगे, और इनके बीच में रिमोट एक्सेस का मतलब क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स के बीच में आप एक्सेस कर सकते हो रिमोटली, यानी एक सिस्टम पे बैठे हैं और दूसरे सिस्टम को हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। समटाइम इट इज कॉल्ड लूजली कपल्ड सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया इनको क्या कहते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम्स कहते हैं, क्योंकि सभी सिस्टम सेपरेट हैं, इंडिविजुअली टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या, लेकिन आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं लूजली कपल्ड सिस्टम। क्योंकि सबके पास में अपनी अपनी प्रोसेसिंग यूनिट है, अपनी अपनी लोकल मेमोरी। अब देखिए सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, एक ये प्रोसेसर हो गया, ये नोड हो गया, एक ये दूसरा नोड हो गया, तीसरा नोड कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, जिससे कि क्या कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में लोड को शेयर कर पा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इनके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, since the systems are connected with each other, so the failure of one system cannot stop the execution of process because other सिस्टम कैन डू द एग्जीक्यूशन। पहला एडवांटेज जो है वो यही है इसका कि यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है और काम को शेयर करके कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक सिस्टम खराब हो जाए, फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आपका काम नहीं रुकता, क्योंकि अगर काम एक सिस्टम खराब हो रहा है तो बाकी के सिस्टम्स उस लोड को शेयर कर लेते हैं और आपका काम फिर भी होता ही रहता है। स्पीड स्लो हो सकती है लेकिन काम फिर भी नहीं रुकेगा, काम कंटिन्यू रहेगा।
दूसरा आता है रिसोर्सेज आर शेयर्ड बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के बीच में रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं। थर्ड आता है द लोड ऑफ द होस्ट कंप्यूटर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, हेंस इट इंक्रीज द एफिशिएंसी। जो भी लोड आ रहा है वो एक ही कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है, लोड आपस में सारे कंप्यूटर्स के बीच में शेयर किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है और टाइम भी हमारा बच रहा है, कम टाइम में ज्यादा वर्क होके आ रहा है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस थे। बता रही थी कि दो तरह से आप सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटेड भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा सिस्टम है अगर आप सिस्टम को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास अगर लोड ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करें, इसमें सेपरेट सेपरेट पूरे प्रोसेसर अलग लगाने की बजाय, जैसे आपने सीपीयू लगाया, मेन मेमोरी, डिस्क, सब कुछ अलग अलग सेपरेटली आपने कनेक्ट किया था, उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, आप सब कुछ अलग लगाने की बजाय सिर्फ प्रोसेसर सेपरेट लगा दो, बाकी मेमोरी शेयर होने दे सकते हैं, डिस्क शेयर होगी, सारा कुछ रिसोर्सेज शेयर होंगे, सिर्फ प्रोसेसर सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास में। तो प्रोसेसिंग स्पीड हमारी बढ़ जाएगी कंप्यूटर की, बाकी सारा कुछ शेयर होगा। और इस तरह के सिस्टम्स को हम बोलेंगे टाइटली कपल्ड सिस्टम। एक बार देखते हैं इसको। पैरेलल systems are designed to speed up the execution of program by dividing the programs into multiple fragments and processing these fragments at the same time। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें पैरेलल सिस्टम्स के अंदर हम जो हमारे प्रोग्राम्स है उनको स्पीड अप करने के लिए, उनका एग्जीक्यूशन स्पीडली हो, उसके लिए हम प्रोग्राम्स को मल्टीपल फ्रेगमेंट्स यानी मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसर्स पर डिवाइड कर रहे हैं। सच सिस्टम्स आर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, इनको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स भी कहते हैं। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड टाइटली कपल्ड सिस्टम, डील विद द साइमल्टेनियस यूज ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज दैट कैन इंक्लूड अ सिंगल कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसर। यानी इसमें क्या है, हमारे पास में एक ही कंप्यूटर है जिसमें एक ही मेमोरी है, मेन मेमोरी, एक ही हार्ड डिस्क है, एक एक रिसोर्सेज है, एक ही क्लॉक है, सब कुछ सिंगल है, लेकिन प्रोसेसर्स क्या है, मल्टीपल है। तो जिससे हमारी प्रोसेसिंग की स्पीड फास्ट हो गई। अब हमारे पास जो भी टास्क आएगी, जो भी प्रोसेसेस आएंगी, उन्हें हम इन प्रोसेसर्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो स्पीड फास्ट हो जाएगी, वर्क फास्ट हो जाएगा और बाकी सारे रिसोर्सेज शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह के सिस्टम्स कहलाते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। और इस तरह के सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिजाइन होते हैं उनको कहते हैं हम पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये टोटल 6 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो इवॉल्व हुए, जिन्हें हमने पढ़ा। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिर सेकंड हमने पढ़े मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेक्स्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 6 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमने इसमें डिस्कस किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक एक और आता है सिस्टम कॉल्स। देखिए सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं। सिस्टम कॉल्स जो है एक तरीका है जिसके थ्रू, एक वे है जिसके थ्रू यूजर प्रोग्राम्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ में इंटरेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी सर्विसेज है, और जो भी उसके फंक्शंस हैं वो फंक्शंस हमारे कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल वाले पार्ट में स्टोर होते हैं। अपन डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ रहे थे कि इंटरनली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कर्नल पार्ट होता है, बाहरी यूजर वाला पार्ट होता है। तो जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो पहले से हमारे सिस्टम के अंदर हैं, उनको कॉल करने के लिए जो कॉल जाती है, जो रिक्वेस्ट जाती है, उसको कहते हैं हम सिस्टम कॉल। देखिए इसको हम एक बार पढ़ लें। अ सिस्टम कॉल इज अ वे फॉर अ यूजर प्रोग्राम टू इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, एक तरीका है सिस्टम कॉल यूजर प्रोग्राम के लिए किस चीज का, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का। द प्रोग्राम रिक्वेस्ट फॉर सेवरल सर्विसेज and the operating system respond by invoking a series of system call to satisfy the request। प्रोग्राम क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम है यूजर प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। तो प्रोग्राम क्या करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रेस्पॉन्स कर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है और बहुत सारे सिस्टम कॉल जनरेट करता है, रिक्वेस्ट करता है, यानी अपने फंक्शन से, प्रीडिफाइंड फंक्शन से, कि वो एग्जीक्यूट हो और एग्जीक्यूट होके क्या करें,
रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को। तो ये क्या है, सिस्टम कॉल्स आर प्री डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम्स कॉल क्या है, पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शंस हैं दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व, जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है इफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज। जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उस लैंग्वेज के थ्रू उनको एग्जीक्यूट करता है। अ सिस्टम कॉल इज अ मेथड फॉर अ कंप्यूटर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल क्या एक मेथड है कंप्यूटर प्रोग्राम का, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी सर्विस के लिए। सर्विस किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर्नल वाले एरिया से। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर एरिया है, सेंट्रल एरिया है, उसमें वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, और फिर वो प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं, और हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अ सिस्टम कॉल इज अ मेथड ऑफ इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द प्रोग्राम। ये क्या है, एक तरीका है जिसके थ्रू हमारे यूजर प्रोग्राम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। A system call is a request from computer software to an operating system kernel। वही बात हम वापस से कह रहे हैं कि सिस्टम कॉल क्या है, एक रिक्वेस्ट है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम करता है सिस्टम के कर्नल से। सिस्टम कॉल किससे कनेक्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से कनेक्ट होती है, विच एग्जीक्यूट इन कर्नल स्पेस while द एप्लीकेशन रन ऑन एरिया ऑफ मेमोरी नोन एज यूजर स्पेस। ये जब कब एग्जीक्यूट करती है, जब यूजर का कर्नल स्पेस जो है एप्लीकेशन रन कराता है कहाँ पर, मेमोरी में, जिसे हम यूजर स्पेस कहते हैं। यूजर स्पेस में जब कोई एरिया में कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसको किससे कनेक्ट करती है, कर्नल एरिया से एग्जीक्यूट कनेक्ट करती है। व्हेन एन एप्लीकेशन क्रिएट अ सिस्टम कॉल, जब कोई एप्लीकेशन सिस्टम कॉल क्रिएट करती है, इट मस्ट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द कर्नल, उसे कर्नल वाले एरिया से परमिशन लेनी पड़ती है। इफ द रिक्वेस्ट इज परमिटेड, अगर वो रिक्वेस्ट परमिट हो जाती है, द कर्नल परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन लाइक क्रिएटिंग और डिलीटिंग द फाइल। After that, application receive the kernel output when the operation and remove the data from the kernel space to user space in the memory. Sometimes some library function may emitted system call. For example, the library routine scanf and printf make use of system call, read and write. ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यहाँ पर हमारे पास में दो तरह के नोड्स होते हैं, एक होते हैं यूजर मोड और एक होता है कर्नल मोड। यूजर मोड जो होता है वो हमारा आउटर मोड होता है, और कर्नल मोड हमारा सेंट्रल एरिया होता है, जहां पर हमारे कोर फंक्शंस जितने भी हैं वो हमारे कर्नल एरिया में होते हैं। आउटर एरिया जो होता है वो हमारा यूजर मोड होता है, जिसको में यूजर को इंटरफेस की तरह से प्रोवाइड कराता है। जो हमारे सेंट्रल फंक्शन होते हैं सिस्टम कॉल, जहां से जिन यूजर डिफाइंड फंक्शन से कोऑर्डिनेट करती हैं, वो हमारे कर्नल एरिया के अंदर होते हैं। और यूजर मोड वो एरिया होता है जहां से यूजर इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से उसे दिखाई देता है, जिसके थ्रू वो हमें दो मोड हमारे सिस्टम के अंदर डिफाइंड होते हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो इसका आता है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होती है, वर्चुअल मशीन एज अ वर्चुअल कंप्यूटर सिस्टम विद इट्स ओन सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेस एंड स्टोरेज क्रिएटेड ऑन अ फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम। वर्चुअल मशीन क्या है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो एक वर्चुअल कंप्यूटर सिस्टम की तरह से वर्क करती है, जिसके खुद का सीपीयू है, मेमोरी है, नेटवर्क इंटरफेस है, स्टोरेज है, जो कि एक फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम में जैसे क्रिएटेड होता है। मल्टीपल वर्चुअल मशीन लाइक अ सर्वर। Software can exist on a single piece of hardware like a server. It has its own operating system and software that will facilitate the resources to virtual computer. When we run different processes on an operating system, it creates an illusion that a process is running on different processor having its own virtual memory with the help of CPU scheduling and virtual memory technique. जब हम डिफरेंट प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है तो इसमें किस तरह का फील होता है, किस तरह का इल्यूशन होता है कि प्रोसेस जो है डिफरेंट प्रोसेसर्स पर एग्जीक्यूट हो रही है, जिनकी खुद की वर्चुअल मेमोरी है, और खुद के सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू इस तरह से मैनेज करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग और वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू, कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूट हो रही हैं और अलग अलग वर्चुअल मेमोरी को वो यूज कर रही हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सिंगल सिस्टम पे हमें फील ये होता है कि हम सेवरल वर्चुअल मशीन के ऊपर, सेवरल पीस ऑफ हार्डवेयर के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट होता है वर्चुअल। चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट का। थैंक यू।